नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इकोनॉमिक मास्टर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमने उपभोक्ता व्यवहार की गणना या विश्लेषण के बारे में पढ़ा था कि यह दो तरीके से की जा सकती है। कौन सी? गणनात्मक या उपयोगिता विश्लेषण यानी कार्डिनल, और दूसरी क्रमागत या क्रमवाचक विश्लेषण ऑर्डिनल। हमने कार्डिनल कर ली थी, आज हम करेंगे ऑर्डिनल यानी क्रमागत विश्लेषण के बारे में। क्रमागत विश्लेषण नवीनतम अवधारणा है। इसमें तटस्थ वक्र का उपयोग किया जाता है। प्रोफेसर जे.आर. हिक्स व प्रोफेसर जे.आर.डी. एल्डन द्वारा इसका विकास किया गया। इसमें उपयोगिता को गुणात्मक रूप से मापते हैं। इसे भी दो भागों में विभाजित किया गया है, अनादिमान वक्र और दूसरी श्रुत अधिमान उपागम। तो दोस्तों, अनादिमान वक्र या इसे तटस्थ वक्र के नाम से भी जाना जाता है, जिसका विकास प्रोफेसर जे.आर. हिक्स, प्रोफेसर जे.आर.डी. एल्डन। श्रुत अधिमान उपागम का प्रतिपादन पॉल ए सैमुएल्सन द्वारा किया गया। अब दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे अनादिमान वक्र के बारे में। अनादिमान वक्र या तटस्थ वक्र या इंडिफरेंस कर्व, कुछ भी नाम आ जाए तो इसका अर्थ एक ही होता है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों का मानना है कि उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है, अतः इसका मापन कठिन होता है, और गणनावाचक विश्लेषण एक अव्यवहार्य मान्यता है क्योंकि उसमें उपयोगिता का मापन किया गया है। कई अर्थशास्त्री जैसे यूगेन सल्टस्की, विल्फ्रेडो पेरेटो, जॉन आर. हिक्स व आर.डी. एलन ने बताया कि एक उपभोक्ता उपयोगिता का माप नहीं कर सकता क्योंकि उपयोगिता एक व्यक्तिगत विचार है, तो इसका मात्रात्मक मापन संभव नहीं है क्योंकि यह भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न होती है। विभिन्न वस्तुओं से प्राप्त उपयोगिता के आधार पर विभिन्न वस्तुओं को कोटि प्रदान कर सकते हैं, यानी इनके संयोग को एक क्रम में रखा जा सकता है। तो इसमें उपयोगिता को ऑर्डर यानी क्रम में रखा जाता है, इसीलिए इसे क्रमवाचक विश्लेषण के नाम से भी जाना जाता है, यानी ऑर्डिनल एनालिसिस। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं, यदि उपभोक्ता सेव व अनार दो वस्तुएं खरीदने जाता है और उसके पास सीमित रुपए हैं जिसमें से वह एक चीज खरीद सकता है, और सेव अनार की तुलना में ज्यादा संतुष्टि प्रदान करता है, तो वह व्यक्ति क्या खरीदेगा? सेव खरीदेगा, क्योंकि उसे ज्यादा संतुष्टि क्या देता है? तो सेव। तो पहली चॉइस क्या होगी उसकी? सेव। और फिर अनार, यानी यदि सेव ना मिला तो वो क्या खरीदेगा? अनार खरीद ले आएगा। दूसरी शर्त यह भी हो सकती है कि यदि सेव ज्यादा महंगा हुआ और उसके पास उतना बजट ही नहीं है तो भी अनार खरीद कर लाएगा, क्योंकि उसका ऑर्डर यही है कि यदि सेव मिले तो पहले सेव लेना है, बाद में अनार लेना है। तटस्थ वक्र का क्या अर्थ है? संतुष्टि का स्तर समान रहता है। तटस्थ वक्र की सहायता से उपभोक्ता की प्राथमिकता को समझाया जाता है। एक तटस्थ वक्र क्या होता है? यह दो वस्तुओं के विभिन्न संयोग को बतलाता है जो एक उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करता है। सेव व केला, एक सेव बराबर एक केले के समान संतुष्टि प्रदान करता है, तो उसे क्या कहेंगे? तटस्थ वक्र कहेंगे। तो यह क्या हो गया? दो वस्तुओं का संयोग हो गया। तटस्थ अनुसूची एवं वक्र। एक तटस्थ वक्र बनाने के लिए एक तटस्थ अनुसूची होनी जरूरी है जो दो वस्तुओं के संयोग को बताती है, जिसमें उपभोक्ता तटस्थ रहता है। माना संयोग है पहला ए, बी, सी, डी, ई और एफ। अब लेते हैं वस्तु x। वस्तु x की एक मात्रा
और वस्तु y की 25 मात्रा। और इससे संतुष्टि प्राप्त कौन सी होती है? उपभोक्ता को संतुष्टि माना m संतुष्टि प्राप्त होती है। अब दूसरा सहयोग B सहयोग लेते हैं। 2x वस्तु खरीदता है और 20 y वस्तु खरीदता है, फिर भी उसे m संतुष्टि प्राप्त होती है। अब तीसरा सहयोग में देखें तो 3x वस्तु खरीदता है और 16 y वस्तु खरीदता है, फिर भी उसे m वस्तु की संतुष्टि मिलती है। चौथे सहयोग में 4 वस्तु x की और 13 वस्तु y की खरीदता है और m संतुष्टि मिलती है। पांचवें में 5 वस्तु x की और 11 वस्तु y की खरीदने पर भी m संतुष्टि मिलती है। और 6 वस्तु x की और 10 वस्तु y की खरीदने पर भी m संतुष्टि मिलती है। तो यानी इस प्रकार से हम क्या प्राप्त करते हैं? इस प्रकार से हम संतुष्टि का एक बंडल प्राप्त करते हैं। जैसे एक x वस्तु और y की 25 वस्तु खरीदने पर वही संतुष्टि प्राप्ति होती है जैसे 2 वस्तु x की और 20 वस्तु y की खरीदने पर। तो इस प्रकार से बनी इस अनुसूची को क्या कहते हैं? हम तटस्थता अनुसूची कहते हैं। इस तटस्थता अनुसूची के आधार पर ही हम क्या बना सकते हैं? इसके आधार पर ही हम तटस्थता वक्र बना सकते हैं। OX पर x वस्तु और OY पर y वस्तु 5, 10, 15, 20 और 25। और यहां पर 1, 2, 3, 4, 5, 6। x की एक वस्तु खरीदने पर y की 25 वस्तुएं आती हैं। x की 2 वस्तुएं खरीदने पर y की कितनी वस्तुएं आती हैं? 20 वस्तुएं। x की 3 वस्तुएं खरीदते हैं तो y की कितनी वस्तुएं आती हैं? 16 वस्तुएं। इस प्रकार संयोग से निर्मित वक्र को तटस्थ वक्र कहते हैं। इसे कहते हैं तटस्थ वक्र IC, इंडिफरेंस कर्व। अब दोस्तों देखें तटस्थता मानचित्र के बारे में। तो तटस्थ मानचित्र किसे कहते हैं? एक से अधिक तटस्थ वक्रों के समूह को क्या कहते हैं? तटस्थ मानचित्र। IC1, IC2, IC3। तो इन्हें सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? तटस्थ मानचित्र। अब दोस्तों इसकी विशेषता देखें तो तटस्थ मानचित्र में सबसे निचला तटस्थ वक्र कौन सा है? IC1, ये वाला। ये सबसे कम संतुष्टि को प्रदर्शित करता है। और सबसे ऊंचा तटस्थ वक्र है जो IC3, वो सबसे अधिक संतुष्टि स्तर को दर्शाता है। तो इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं IC3, IC2 और IC1। उपभोक्ता के चयन का यही क्रम होगा। तटस्थ वक्र का गणितीय रूप तो इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं? U बराबर फलन है x1 x2 इस प्रकार से xn इज इक्वल टू k। क्या है? यहां एक स्थिरांक है। तटस्थ वक्र में उपभोक्ता को 2 वस्तुओं के विभिन्न संयोग को बताता है जो उसे समान रूप से संतुष्टि प्रदान करता है। तो इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं U फलन है x और y का। एक विशेष तटस्थ वक्र में U1, U2, U3 इस प्रकार से कई प्रकार के संयोग हो सकते हैं। तो इसे इस प्रकार से हम वक्र के रूप में दर्शा सकते हैं U1, U2, U3। इस पर x वस्तु, इस पर y वस्तु। U2 से ज्यादा संतुष्टि किस संयोग पर मिलती है? U3 पर। और U2 से कम संतुष्टि किस संयोग पर है? U1 पर। अब दोस्तों तटस्थ वक्र की मान्यताएं देखें तो मान्यताएं क्या हैं? 1 नंबर, उपभोक्ता विवेकशील है।
क्योंकि उपभोक्ता के आय स्तर व विभिन्न वस्तुओं की कीमतों के ज्ञात होने पर वह अपनी उपयोगिता को अधिकतम करता है। और यह भी माना जाता है उपयोगिता को अधिकतम करने हेतु से विभिन्न संबंधी सूचनाओं की पूर्ण जानकारी होती है। दूसरा, उपयोगिता क्रमवाचक है, यानी इसे ऑर्डर में कर सकते हैं, यानी पहले सेव, फिर अनार, फिर केला, इस प्रकार से जिस प्रकार से उसे जरूरत हो। 3 नंबर, पसंद संगति युक्त है, यानी ए पसंद है ज्यादा बी की तुलना में और बी ज्यादा पसंद है सी की तुलना में, तो ए ज्यादा पसंद होगा सी की तुलना में। अगली मान्यता, कुल उपयोगिता विभिन्न वस्तुओं के उपभोग की गई मात्रा पर निर्भर करता है, यानी U बराबर F Q1 Q2 इस प्रकार से Qn तक। 5 नंबर, तटस्थ वक्र विश्लेषण में प्रतिस्थापन की सीमांत दर यानी MRS घटती हुई मानी जाती है। इसी मान्यता के आधार पर तटस्थ वक्र मूल बिंदु के उन्तोदर होता है, यानी किस प्रकार से होता है, इस प्रकार से। तटस्थ वक्र का ढाल प्रतिस्थापन की सीमांत दर को दर्शाता है, MRS को दर्शाता है। अब दोस्तों देखें प्रतिस्थापन की सीमांत दर यानी MRS को देखें। एक वस्तु के उपभोग को बढ़ाने हेतु दूसरे वस्तु के उपभोग में कमी। Y वस्तु के लिए X वस्तु की प्रतिस्थापन की सीमांत दर Y वस्तु की वे मात्राएं होगी जो X वस्तु के प्रत्येक अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करने के लिए त्यागी जाती हैं ताकि कुल संतुष्टि का स्तर समान रखा जा सके। यानी देखें, ये है X वस्तु, ये है Y वस्तु। 1 2 3 4 25 20 18 17। इसे दोस्तों हम सारणी से भी समझ सकते हैं। देखो ये X वस्तु दी गई है यहां पर और यहां पर Y वस्तु दी गई है। इसमें X वस्तु का उपभोग बढ़ाते हैं, यानी ये कितनी हो गई +1। तो Y वस्तु का उपभोग क्या करते हैं, कम करना पड़ता है, कितना -5। फिर 2 से 3 करने पर, एक उपभोग बढ़ाने पर अगले स्तर पर कितनी कमी करनी पड़ेगी, -2 की, फिर +1, फिर -1 की। तो इस प्रकार से बता रखा है कि एक वस्तु का उपभोग बढ़ाने पर दूसरे वस्तु के उपभोग में कमी करनी पड़ेगी। इसे क्या कहते हैं, MRS। तो MRS बराबर क्या होगा, डेल Y बट्टे डेल X, यानी Y वस्तु में परिवर्तन बट्टे X वस्तु में परिवर्तन। इसे हम MRS XY लिखते हैं, जिसका तात्पर्य क्या होता है, X के लिए Y की सीमांत प्रतिस्थापन दर, और इसका वक्र किस प्रकार से होगा, इस प्रकार से IC ऋणात्मक होगा, क्योंकि प्रतिस्थापन दर क्या होती है, ऋणात्मक। ये आप देख सकते हैं -5 -2 -1। दोस्तों इससे क्या पता चलता है कि तटस्थ वक्र के बाईं से दाईं ओर चलने पर प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती है और प्रतिस्थापन की सीमांत दर के घटने से ही तटस्थ वक्र मूल बिंदु के उन्तोदर होता है। जब A से B बिंदु, यानी ये A है ये B है, A से B बिंदु के लिए क्या करते हैं हम, 5 इकाइयां त्याग करनी पड़ती है, तो Y अनुपात 1x ये आएगा। और B से C तक जाने के लिए 2y अनुपात 1x आएगा। C से D तक जाने के लिए क्या आएगा, 1y अनुपात 1x आएगा। ये हो गया C से D। तटस्थ वक्र की विशेषताएं, तो सबसे पहली विशेषता क्या होती है कि तटस्थ वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है। क्यों होता है कि उपभोक्ता को समान संतुष्टि के स्तर पर रहने के लिए किसी एक वस्तु की मात्रा को घटाने पर ही अन्य वस्तु की मात्रा बढ़ा सकता है। तटस्थ वक्र क्षैतिज सरल रेखा नहीं हो सकता, यानी यह इस प्रकार से नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि OX पे X वस्तु है, OY पे Y वस्तु है। माना Y वस्तु स्थिर है, ये Y1 है, यहां पर X1 का उपभोग है X1,
यहां पर उपभोग कर दिया x2 x3, इससे क्या होगा, y का उपभोग तो स्थिर रहेगा मगर x का उपभोग बढ़ता जाएगा। इससे संतुष्टि का स्तर क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। जबकि तटस्थ वक्र में क्या रहता है, संतुष्टि स्तर बराबर रहता है। तो ढाल क्या नहीं होगा, क्षैतिज सरल रेखा नहीं होगा और न ही लंबवत होगा, न ही इस प्रकार से होगा। OX पे क्या है, X वस्तु, OY पे क्या है, Y वस्तु। माना X वस्तु स्थिर रहे और Y का उपभोग बढ़ाते जाएं तो ये भी नहीं होगा। इसी पर भी उपभोक्ता संतुष्टि स्तर समान नहीं रहता है। और ना ही इस प्रकार से होगा कि x1 x2 y1 y2 x1 y1 से बढ़ाकर उपभोग x2 y2 कर दिया जाए, क्योंकि इसमें फिक्स आय दी हुई होती है तो उसे अपने आय के अंदर ही व्यय करना पड़ता है। अतः तटस्थ वक्र धनात्मक ढाल लिए हुए नहीं होता है। 2 नंबर, तटस्थ वक्र मूल बिंदु के उन्तोदर होता है। यानी कैसा होता है, इस प्रकार से होता है। किस कारण, क्योंकि यह MRS को दर्शाता है, यानी प्रतिस्थापन की सीमांतर को दर्शाता है। एक वस्तु का उपभोग घटाने पर दूसरी वस्तु की इकाइयां घटती दर से त्यागनी पड़ती हैं। यही क्या है, प्रतिस्थापन की सीमांत दर होती है। अगली विशेषता देखें तो तटस्थ वक्र एक दूसरे को काटते नहीं हैं। यानी इस प्रकार से नहीं होगा IC1 IC2 की ये काट लेंगे। क्यों नहीं काटेंगे, क्योंकि काटने पर संतुष्टि का स्तर अलग अलग हो जाता है। उदाहरण के लिए समझें तो ये P हो गया, ये Q हो गया और ये R हो गया। P और Q की संतुष्टि बराबर है PQ की, और P और R की संतुष्टि बराबर है तो Q और R की भी संतुष्टि बराबर होगी। अतः ये एक दूसरे को काट नहीं सकते। दोस्तों, तटस्थ वक्र की जानकारी से उपभोक्ता यह निश्चित नहीं कर सकता कि विभिन्न वस्तुओं की कितनी मात्रा उपभोग करनी चाहिए। इस बारे में निर्णय के लिए उसे बजट के बारे में ध्यान होना चाहिए। तो हम इसके लिए बजट रेखा या बजट लाइन के बारे में अध्ययन करेंगे। बजट रेखा में क्या फिक्स होता है, एक आय फिक्स होती है, दूसरा कीमत दी हुई होती है, यानी किस वस्तु की कीमत कितनी होती है। माना आय है 100 रुपये और 2 वस्तु हैं X व Y और दोनों की कीमत 5-5 रुपये है, तो वह X वस्तु कितनी खरीद सकता है। यदि X और Y वस्तु खरीदे, X वस्तु पूरी खरीद ले 100 की तो कितने आएंगे, 20 वस्तुएं, और Y की 0, और इसकी 19 करे तो इसकी 1 आ जाएगी और इसकी 0 करे तो इसकी 20 आ जाएगी। इस प्रकार से अपने बजट का संयोग बिठाकर वह दोनों वस्तुओं को खरीद सकता है। बजट M है तो क्या होगा, P1 X1 प्लस P2 X2 प्लस इस प्रकार से PN XN का योग बराबर होगा। बजट से अधिक व्यय नहीं कर सकता। M बराबर X PX प्लस Y इंटू PY। हमने देखा था बजट 100 रुपये, X और Y 2 वस्तुएं हैं, पूरी 20 वस्तुएं खरीद सकता है। यदि प्राइस 5 रुपये हो और Y की 0 तो अधिकतम कितनी खरीद सकता है, 20 वस्तुएं, और Y की अधिकतम वस्तुएं 20 खरीदे तो X की आएगी 0, तो ये आएगी 20 यहां पर आ जाएगी। इन दोनों को मिलाने पर सीधी रेखा प्राप्त होगी, बजट लाइन, बजट रेखा। इसके अंदर जो भी सहयोग खरीदे, देखे इसमें से कोई सा भी सहयोग खरीदे इसके अंदर, तो ये कौन सा सहयोग होगा, इसके अंदर होगा प्राप्त संयोग, और इससे बाहर अप्राप्त
संयोग। अब दोस्तों बजट लाइन में परिवर्तन होने पर क्या होता है, तो बजट लाइन में दो प्रकार से परिवर्तन हो सकता है। किस प्रकार से, यदि आय में परिवर्तन हो, इस रेखा पर कितने हैं, 100 रुपये बजट है। यदि बजट अधिक हुआ तो बजट लाइन इस ओर चली जाएगी, यदि बजट कम हुआ तो बजट लाइन इस ओर चली जाएगी। और यदि कीमत में परिवर्तन हुआ, यानी इस पर x वस्तु है और इस पर y वस्तु है, माना y वस्तु की कीमत रहती है यहां पर स्थिर और x वस्तु की कीमत बढ़ती है तो x वस्तु क्या होगी, कम खरीदी जाएंगी, तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। और यदि x वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो x वस्तु की मात्रा अधिक खरीदी जा सकती है, तो ये इस प्रकार से चला जाएगा। यदि x वस्तु स्थिर रहती है और y वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तो क्या होगा, यदि y वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो y वस्तु कम खरीदी जाएंगी, तो ये होगा। और यदि y वस्तु की कीमत कम होती है तो y वस्तु अधिक खरीदी जाएंगी, ये होगा। तो इस प्रकार से इस वक्र में परिवर्तन होता है। तटस्थ वक्र पर उपभोक्ता संतुलन, तो उपभोक्ता संतुलन कहां पर होगा, तीन स्थितियां होगी। एक नंबर स्थिति कौन सी होगी, कि जहां बजट रेखा स्पर्श करती है किसे, तटस्थ वक्र को, तो वह बिंदु कौन सा होगा, उपभोक्ता का संतुलन बिंदु होगा। ये देख लीजिए, ये कौन सी है, बजट रेखा, ये हो गई कौन सी, आईसी, तटस्थ वक्र, और ये बजट रेखा। तो ये दोनों स्पर्श किस बिंदु पर करती हैं, इस बिंदु पर, तो ये हो गया संतुलन का पॉइंट। अब दूसरी शर्त कौन सी है, उपभोक्ता के संतुलन का बिंदु वह होगा जहां प्रतिस्थापन की सीमांत दर बराबर होगी कीमत अनुपातों के, यानी दो वस्तुओं की कीमत है px और py, तो वहां पर संतुलन बिंदु होगा। तीसरी शर्त, प्रतिस्थापन सीमांत दर MRS गिरती हुई होनी चाहिए, यानी किस प्रकार से, इस प्रकार से, अर्थात तटस्थ वक्र मूल बिंदु के उन्तोदर होना चाहिए। M यानी टोटल आय बराबर होती है किसके, px बट्टे py, इसके, या इस प्रकार से लिख लेते हैं, डेल x2 में परिवर्तन डेल x1 में परिवर्तन बराबर p1 बट्टे p2 में परिवर्तन। इससे क्या तात्पर्य निकलता है, बजट रेखा का ढाल कीमत अनुपात के बराबर होता है। दूसरी शर्त भी थी कि MRS XY बराबर होना चाहिए px बट्टे py के। तो उपभोक्ता किस संयोग से वस्तु खरीदेगा, इस संयोग से वस्तु खरीदने पर वह साम्य या संतुलन की स्थिति में होगा। तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा क्रमागत सिद्धांत का अधिमान वक्र, उपयोगिता स्तर एचर दिया होता है। दूसरा संतुष्टि का स्तर, इसमें क्या होता है, समान होता है। संतुलन किस पर होगा, जहां अधिमान वक्र यानी आईसी बजट रेखा यानी आय व्यय रेखा को स्पर्श करता है। आईसी वक्र, आईसी स्पर्श करता है किसे, बजट रेखा को, और इसमें रुचि व वरीयताएं दी हुई होती हैं। उपभोक्ता अधिमान आत्म नियंत्रित होता है, यानी प्रावर्तकता संबंधी अभिग्रहित होती है, पूर्णता संबंधी अभिग्रहित होती है, सातत्य, अपरितृप्ति, उत्तलता, स्वार्थपरता आदि संबंधी अभिग्रहित होती है। और हमने क्या सीखा, उच्चतर अधिमान वक्र आईसी किसे दर्शाता है, उच्चतर उपयोगिता को दर्शाता है या उच्चतर संतुष्टि को दर्शाता है। अगला, दो अधिमान वक्र आपस में काटते नहीं हैं,
साम्यावस्था में अनादिमान वक्र का प्रावण्य व आयव्यय का प्रावण्य एक दूसरे को स्पर्श करता है। आयव्यय निबाद समता चिन्ह के साथ आता है। तटस्थ वक्र को दोस्तों लैग्रेंज वक्र के माध्यम से भी समझा जाता है। इसे dl x1 x2 बट्टे dx1 बट्टे du x1 x2 बट्टे dx2 बराबर p1 बट्टे p2। ये क्या है? अनदिमान वक्र प्रवण्य, और ये क्या है? आयव्यय रेखा प्रवण्य। तो ये लैग्रेंज वक्र हो गया, याद रखना इसे। तो हम देखें क्षतिपूर्ति मांग वक्र। तो वस्तु की मांग राशि व उसके निजी मूल्य के मध्य संबंध को दर्शाने वाला वक्र होता है। कौन सा? वस्तु की मांग राशि व उसके निजी मूल्य के बीच के संबंध को दर्शाने वाला वक्र क्षतिपूर्ति मांग वक्र कहलाता है। वास्तविक आय स्थिर रहती है। वास्तविक आय कौन सी होती है? मौद्रिक आय बट्टे मूल्य स्तर, रियल इनकम। वास्तविक आय का मापन दो उपागमों से करते हैं, हिक्सी उपागम और सल्तस्की उपागम। हिक्सी और सल्तस्की उपागम से। हिक्सी उपागम में उपयोगिता के रूप में और सल्तस्की उपागम में क्रय शक्ति के रूप में। हिक्सी उपागम किस प्रकार से लिखा जाता है? x1 इज इक्वल टू x1 p1 p2 u, और सल्तस्की उपागम pxx प्लस pyy बराबर m। यह है सल्तस्की उपागम। दोस्तों, आपको कई चीजें हैं जैसे क्षतिपूर्ति मांग वक्र, लैग्रेंज वक्र आदि शॉर्ट में बताए गए हैं, क्योंकि बाद में मुख्य टॉपिकों में भी इसे और कर लेंगे। क्रमागत सिद्धांत के अंदर हमने दूसरा श्रुत अधिमान वक्र उपागम देखा था, जिसका प्रतिपादन पॉल ए सैमुअलसन ने किया था। इसमें क्या होता है? वस्तुओं को भिन्न समूह में वर्गीकृत किया जाता है। उपभोक्ता सर्वश्रेष्ठ समूह को चुनता है और उपयोगिता भूयिष्ठीकृत होती है। क्रमागत विश्लेषण में इतना ही। बने रहिए इकोनॉमिक मास्टर यूट्यूब चैनल के साथ। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो आप दोबारा एक बार रिवाइज कर लीजिए और इसे याद कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।